Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to the Prime Skills. Today, we are going to learn about Unit 5, which is Creativity and Critical Thinking. ये जो यूनिट 5 है सॉफ्ट स्किल्स सेकेंड की, इसमें हम क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. So there would be 50 multiple type questions just like other videos. So let's go. तो हमारी जो यूनिट 5 है बच्चों, इसके सिलेबस में बेसिकली अगर 3-4 मेन टॉपिक्स की हम बात करें तो क्रिएटिविटी एक मेन टॉपिक है. क्रिएटिविटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उनके एमसीक्यूज के बारे में. क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी डेफिनेशन, उसका क्रेडिबिलिटी एनालिसिस और जो आपके फैक्ट्स और क्लेम्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एंड देन नोइंग द हिडन मोटिव्स. सो आई होप कि आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, बिकॉज हमारी इस वीडियो का जो मेन कंसर्न है वो आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवाइज कराना है. ठीक है, तो अगर आप इसको पहले पढ़ चुके हैं देन फार एंड गुड, और अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो पहले इसको पढ़ जरूर लीजिएगा. उसके बाद इन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट will give you the like great benefit. So let's go and start with the first question. So the first question is, dash is a phenomena whereby something new and somehow valuable is formed. Please pick the correct option. And the correct answer is क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी वो फिनोमिना होता है जहां पे आप किसी नई चीज को या फिर एक वैल्यूएबल चीज को बनाने की कोशिश करते हैं. जरूरी नहीं है कि वहां पे वो नया ही हो, बट यस इट शुड बी वेरी मच वैल्यूएबल एंड इट शुड बी अ लिटिल बिट फुल ऑफ क्रिएटिविटी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct about the item created under creativity? अगर आप क्रिएटिविटी का लेबल किसी को देते हैं तो उस आइटम की मेन कैरेक्टरिस्टिक वहां पे क्या होती है? सो प्लीज रीड द ऑप्शंस केयरफुली. एंड द करेक्ट आंसर इज द क्रिएटेड आइटम मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल और इनटेंजिबल, आई बिलीव कि आपको डिफरेंस इनका पता होगा. टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप फिजिकली टच कर सकें. फॉर एग्जांपल योर टेबल इज टेंजिबल, योर मोबाइल फोन इज टेंजिबल. इनटेंजिबल चीज वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल योर थॉट्स, दे आर इनटेंजिबल. योर फीलिंग्स, दे आर इनटेंजिबल, राइट? सो क्रिएटिविटी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टर्म्स में हो सकती है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a factor of 4 P's of theory of creativity? Theory of creativity में 4P नाम के फैक्टर्स होते हैं. तो इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 P's में इंक्लूड नहीं होता है? And the correct answer is patience. Patience आपका पार्ट नहीं होता है. These are the 4 P's of creativity. P for process, P for product, P for place, and P for person. These 4 P are very important in terms of creativity, right? So patience is not the option. Coming to the next question. Which of the following is a stage of creative process? इनमें से कौन सी, आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो बेसिकली उसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपकी क्रिएटिव प्रोसेस की स्टेज में इंक्लूड होता है? And the correct answer is all of the above. आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो क्रिएटिव प्रोसेस 5 स्टेजेस से मिलकर बना होता है. पहली स्टेज होती है प्रेपरेशन, दूसरी होती है इंक्यूबेशन, तीसरी होती है इंस्पिरेशन, चौथी वेरिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज एग्जीक्यूशन. सो आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शंस हैं एग्जीक्यूशन, इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन, ये तीनों की तीनों ऑप्शंस आपके इस प्रोसेस के स्टेप्स में अवेलेबल हैं. दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next question. Which of the following is not a part of 4C model of creativity? आपकी क्रिएटिविटी का एक 4C मॉडल होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके 4C मॉडल का पार्ट नहीं है? And the correct answer is mainstream C. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो
क्रिएटिविटी के जो होते हैं वो 4 मॉडल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है मिनी सी क्रिएटिविटी, एक होता है लिटिल सी क्रिएटिविटी, प्रो सी क्रिएटिविटी एंड बिग सी क्रिएटिविटी। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ना तो आप ये वीडियो पॉज करके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट? सो यू विल हैव अ आइडिया अबाउट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग सी इन 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट्स द, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिग सी मॉडल को रिप्रेजेंट करता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने चारों मॉडल्स के बारे में पढ़ा है, तो आई होप आपको बिग सी मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक पता होगा। सो प्लीज पिक द राइट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज टाइप ऑफ क्रिएटिविटी लीड्स टू एमिनेंस एंड एक्लेम एंड ऑफन लीड्स टू वर्ल्ड चेंजिंग क्रिएशन। ये जो बिग सी टाइप की क्रिएटिविटी है उसके अंदर आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट मींस ये वर्ल्ड लेवल की क्रिएशंस को रिप्रेजेंट करती है और उनके अंदर होने वाले एडवांसमेंट को या फिर उनके अंदर होने वाली चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी आर। I believe the answer is quite easy. So both of the above. आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए और उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें उसके अंदर हैं तभी वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो बहुत ही क्रिएटिव है उसके अंदर इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? And the correct answer is all of the above. अगर एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है तो उसके अंदर एलैबोरेशन, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जानी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एक क्रिएटिव इंडिविजुअल की होती हैं, वो 4 होती हैं। नंबर 1 फ्लुएंसी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 3 ओरिजिनलिटी एंड नंबर 4 एलैबोरेशन। तो आप देख सकते हैं इन चारों में से 3 क्वालिटीज आपकी क्वेश्चन में दी गई हैं। हेंस द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The next question, dash involves generating multiple ideas or solutions to a problem and is considered to be the hallmark of creativity. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके मल्टीपल आइडियाज जनरेट हो या फिर आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकें? एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द हॉलमार्क ऑफ क्रिएटिविटी। सो प्लीज पिक द राइट आंसर। And the correct answer is divergent thinking. Always remember, divergent thinking और convergent thinking का मतलब क्या होता है? Convergent thinking का मतलब होता है जब आप किसी एक ही चीज पे फोकस्ड होके, कन्फाइंड होके आप किसी चीज को स्टडी करते हैं या किसी प्रोसेस को आप किसी प्रोसेस को आप अंडरटेक करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि आप जितना ज्यादा वाइड सोच सकते हैं या जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में सोच सकते हैं, दैट विल गिव यू अ वाइडर पर्सपेक्टिव एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू द कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसका मतलब होता है स्कैटर्ड थिंकिंग, जहां पे आप एक वाइड पर्सपेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज। आप मल्टीपल आइडियाज तभी जनरेट कर सकते हैं जब आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव को देखें। ओके, सो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके आइडियाज के बीच में लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और आपको क्लियरली एंड रेशनली सोचने की एबिलिटी देता है? एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको क्लियरली और रेशनली सोचने की एबिलिटी देती है और साथ में आपको आइडियाज के बीच में लॉजिकल कनेक्शंस को स्टैब्लिश करने की भी अंडरस्टैंडिंग देती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रेन्स अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज cognitive biases. Now, what do we mean by biases? Biases are basically
द प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स और यू कैन से लाइक प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज, हमारे जो माइंड के अंदर पहले से, हमारे ब्रेन के अंदर जो पहले से आइडियाज फिक्स्ड होते हैं, जिन पे हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, ठीक है, आपके माइंड में पहले से सेट है कि हाँ ठीक है, ये जो बंदा है ना, इस बंदे के पास वो क्वालिटी नहीं है कि मेरा काम कर पाए। सो अब अगर कभी फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है और वो बंदा आपसे काम मांगने आता है, तो आप उस व्यक्ति को काम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके माइंड में ये बात पहले से सेट है कि वो व्यक्ति मेरा कोई काम नहीं कर सकता, जबकि ऐसा हो सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी आपके काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए उसको एलिजिबल बनाती हो। लेकिन आपके अंदर जो बाइसेस हैं, आपके माइंड में जो बाइसेस हैं, वो बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइसेस होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। तो इसमें कॉग्निटिव बाइस का एक टाइप होती है। कॉग्निटिव बाइस वो चीज होती है जो बेसिकली आपके ब्रेन के अटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को सिंपलर बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर कोई डिफिकल्ट डिसीजन आ जाता है, तो बाइसेस जो होते हैं वो आपका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को थोड़ा सा इजी बना देता है, ठीक है। तो बाइसेस कुछ केसेस में गलत भी होते हैं, मैक्सिमम केसेस में गलत होते हैं, बट कुछ केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव बाइसेस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash stems from an error in a logical argument, while a dash is rooted in thought processing errors, often arising from problems with memory, attention, attribution, and other mental mistakes. So please read the statement once again if you couldn't understand it, and then pick the right answer. And the correct answer is a logical fallacy stems from an error in a logical argument. अगर एक logical argument में कोई error आ जाती है, तो वो basically आपकी logical fallacy कहलाती है। And cognitive bias, इसके बारे में अभी हमने last question में ही पढ़ा था। Cognitive bias is rooted in thought processing errors, often arising from problems with memory, attention, attribution, and other mental mistakes. ये हमारे विचार होते हैं दिमाग के, जो हम पहले से सेट करके बैठे होते हैं, ठीक है। The next question, the meaning of equivocation among the following is. And the correct answer is use of ambiguous language to conceal the truth. इक्विवोकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या फिर एक लाइक वेग टाइप की लैंग्वेज आप यूज करते हैं जिससे कि आप सच को छिपा सकें, ठीक है। तो जब आप एक बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं सच को छिपाने के लिए, तो दैट इज नोन एज योर इक्विवोकेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability to look at a question or a topic from a different angle is called. I hope you can easily answer this question. It's very easy. And the correct answer is flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं क्रिएटिव पर्सन के, क्रिएटिव इंडिविजुअल के, हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो आपके सामने जो क्वेश्चन है या आपके सामने जो टॉपिक है, आप उसको केवल उस एंगल से ना देखें जो आपकी बाइसेस आपको मजबूर कर रहे हैं, बल्कि आप उसको डिफरेंट एंगल से देखें, लाइक एंटरिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन एंड देन लुकिंग एट दैट स्पेसिफिक थिंग, राइट। सो जब हम किसी चीज को डिफरेंट एंगल से देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिटिकल एनालिसिस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability to produce ideas that are unusual is called. And the correct answer is originality. It's quite easy. आपके जो आइडियाज हैं अगर वो अनयूजुअल होंगे या फिर किसी दूसरे के चुराए हुए या कॉपी किए हुए आइडियाज नहीं होंगे, तभी आप ओरिजिनल कहलाएंगे। So that is what is called originality. Coming to the next question, the ability to ask revealing questions is called. And the correct answer is curiosity.
Curiosity is the ability to find out information through the questions. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने देखा होगा कभी, अगर आप किसी मूवी या किसी सीरीज वगैरह में देखें तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. कभी कभी वो क्वेश्चंस आपको इररिलेवेंट भी लगते हैं, लेकिन ये जो एक मेथड होता है, बेसिकली यही मेथड कहलाता है, यही या फिर यही जो क्वालिटी होती है वो कहलाती है आपकी क्यूरियोसिटी. तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि व्हेन यू आर सीकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आस्किंग सो मेनी रिवीलिंग क्वेश्चंस. एक स्टूडेंट के अंदर, एक क्रिएटिव थिंकर के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यूरियोसिटी ही आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाती है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An argument is not sound or relevant if it leads to a dubious or false dash. Dubious का मतलब होता है doubtful. And the correct answer is conclusion. अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट आपको एक डाउटफुल कंक्लूजन देता है या फिर फॉल्स कंक्लूजन देता है, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी साउंड और रेलेवेंट. रेलेवेंट और साउंड का मतलब होता है जो आपको एक अच्छा कंक्लूजन दे, आपको एक ट्रू कंक्लूजन दे. बट यहाँ पे फॉल्स कंक्लूजन की बात हो रही है, राइट? सो दैट शुड बी नॉट साउंड और रेलेवेंट. सो द राइट आंसर इज सी, कंक्लूजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Quote, the author speaker uses inflammatory language, in the most extreme cases, racial epithets, slurs, etc. Unquote. This is an example of. Now, this is a statement. आपको यहाँ पे देख के बताना है कि ये इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसा है जो इसमें एग्जाम्पल की तरह सेट होता है. And the correct answer is biasness in an argument. यहाँ पे जो भी स्पीकर है, यानी जिसने एक कोट दिया है, that person actually believes the author or speaker always uses the inflammatory language. Inflammatory language is somehow like language which is very critical in nature. ठीक है? तो यहाँ पे जो व्यक्ति बोलने वाला है या जिस व्यक्ति ने कोट दिया है, वो पहले से अपने माइंड में एक बायस बना के बैठा हुआ है एक स्पीकर और ऑथर के बारे में. सो जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में कोई अपनी राय बना के बैठ जाते हैं, तो फिर वो राय जो होती है हमारे हर डिसीजन को इम्पैक्ट करती है उस व्यक्ति के बारे में. एक क्रिटिकल थिंकर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इंटरनल बायसेस हैं, आपके जो सबकॉन्शियस कॉग्निटिव बायसेस हैं, उन बायसेस को आप साइड रखें और तब जाके आप डिसीजन लें, और तब जाके आप प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को देखें. ठीक है? तो यहाँ पे बाइस, आपको आर्ग्यूमेंट में बाइस जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Dash comprises the objective and subjective components of the believability of a source or message. And the correct answer is credibility. Credibility का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास कर सकें. Like if you are credible, then आप विश्वसनीय हैं. आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया. इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना हो सके. मतलब इतनी अभूतपूर्व सुंदरता हमारे भारतवर्ष में है कि जिसके ऊपर आप विश्वास ही ना कर सकें. सो क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके. So credibility comprises the objective and subjective components of the believability. Believability के objective और subjective components जो है वो credibility के अंदर inherent होते हैं, right? So the next question. Thinking critically involves seeing things in an dash. And the right answer is open-minded way. As we discussed, अगर हम क्लोज माइंड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्रिटिकली उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे. अगर हम किसी भी चीज को क्रिटिकली सोचना चाहते हैं तो वी शुड ऑलवेज डू इट इन ओपन माइंडेड वे. जब तक हम अपने खुले दिमाग के साथ किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कह सकते. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉलरेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एंड्यूरिंग प्रेशर विदाउट बीइंग and the correct option is negative.
टॉलरेंस व्यक्ति की वो कैपेसिटी होती है या वो एबिलिटी होती है जहां पे उसके अंदर प्रेशर को एंड्यूर करने की टेंडेंसी है, लेकिन प्रेशर को एंड्यूर करने के साथ साथ आपको नेगेटिव नहीं होना है, राइट? तो अगर आप प्रेशर को एंड्यूर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं एंड इवन देन यू कैन स्टे पॉजिटिव, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी टॉलरेंट। तो टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप प्रेशर को एंड्यूर कर सकते हैं और आप साथ में पॉजिटिव भी रह सकते हैं, ठीक है? तो नेगेटिविटी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी आपके प्रेशर को एंड्यूर करने के साथ में आ गई तो वो टॉलरेंस नहीं कहलाएगी, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, credibility analysis can be done by and the right answer is both A and B. Credibility analysis करने के लिए you need to have the ability of detecting bias. आपको bias को detect करने की ability भी आपके अंदर होनी चाहिए and you should know that how to find out the hidden motives. हिडन मोटिव्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी छिपी हुई जो आपके इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी कहलाते हैं हिडन मोटिव्स। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक बिजनेस प्रपोजल दिया है, देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर हिज हिडन मोटिव्स, उसके छिपी हुई इच्छाएं क्या हैं जो आपको बाद में चल के हार्म पहुंचा सकते हैं, राइट? तो क्रेडिबिलिटी एनालिसिस को अचीव करने के लिए ये दोनों क्वालिटीज आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the evidence are objective and factual, we can accept the argument's conclusion as। अगर आपके एविडेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल हैं, तो आप जो कंक्लूजन है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इज इट ट्रू, फॉल्स, हाइपोथेटिकल और सब्जेक्ट टू डिस्कशन? सो प्लीज पिक द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने वाले जो एविडेंसेस हैं वो ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल हैं, तो आप आसानी से उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केप्टिकल? आई बिलीव आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा एंड द राइट आंसर इज टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ डाउट। जब आपको किसी चीज के ऊपर डाउट होता है तो आप कहलाते हैं स्केप्टिकल, राइट? स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि आप हर चीज पे डाउट करते हैं। तो एक क्रिटिकल थिंकर का स्केप्टिकल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आके आपसे बोला कि सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सो आई नीड सम मनी। अगर आपने एकदम से पैसे निकाल के दे दिए, देन यू आर नॉट अ क्रिटिकल थिंकर। You are becoming too much like you are actually believing me without any specific reason. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शक होना चाहिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्केप्टिकल होना चाहिए। You need to raise the question. देखो, क्रिटिकल थिंकर जो होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, वो स्केप्टिकल होता है, वो शक करने की कोशिश करता है जिससे कि वो वहां पे अपनी क्यूरियोसिटी को क्वेंच कर सके, क्वेश्चंस राइज कर सके, और उन क्वेश्चंस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है, और उन क्वेश्चंस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो एक डिसीजन पे पहुंचता है, तब जाके उसको हम क्रिटिकल थिंकर बोलते हैं। तो एक क्रिटिकल थिंकर के अंदर स्केप्टिज्म की एक आदत होती है, तो ही इज ऑलवेज स्केप्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज एन इननेट टैलेंट एंड कैन नॉट बी लर्न्ड। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो एक ऐसा टैलेंट है जो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ में ही क्रिएटिविटी पैदा होती है, और क्रिएटिविटी को कभी लर्न नहीं किया जा सकता? द राइट आंसर इज फॉल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव थिंकर, देन यू कैन लर्न इट। इट्स जस्ट जस्ट लाइक एन आर्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a statement that one subject, such a person or organization makes about a subject. And the correct answer is claim. A claim is a statement that one subject, such as a person or organization, makes about a subject. अगर आपका किसी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपका एक स्टेटमेंट देते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्लेम, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन इज।
the right answer is the production or implementation of an idea. क्रिएटिविटी एक आइडिया होती है, क्रिएटिविटी आपके उस आइडिया के अंदर जो नोवेल्टी होती है वो होती है, और इनोवेशन का मतलब होता है कि जब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनोवेशन. टू एनहेंस योर क्रिएटिविटी यू शुड and the right answer is none of the above. ऑप्शन ए है नॉट बी विलिंग टू टेक रिस्क. लेकिन आपको पता है अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं देन यू विल हैव टू टेक रिस्क. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे देन यू कांट बी कॉल्ड क्रिएटिव. एंड नंबर 2, बी इनसिक्योर इन योर एबिलिटीज. आपको अपनी एबिलिटीज के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप इनसिक्योर नहीं हो सकते अपनी एबिलिटीज को लेके. तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्रिएटिविटी से ऑपोजिट क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. A critical thinker does not have dash abilities. We have already discussed this question, so I hope every one of you can answer this question. And the correct answer is biased. एक क्रिटिकल थिंकर की जो एबिलिटीज हैं वो बायस्ड नहीं हो सकते. अगर उसके पास बायस्ड एबिलिटीज हैं या फिर वो अपने डिसीजन को अपने बायसेस के द्वारा इम्पैक्ट करता है तो ही कैन नॉट बी अ क्रिटिकल थिंकर. The next question. Which of the following is a way to enhance positive emotions at work? And the correct answer is all of these. Providing background music. आपने देखा होगा कि जब आप एक किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे आप सूदिंग फील करना चाहते हैं, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करता है. इवन मैं अपनी वीडियोस में जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ वो म्यूजिक इसीलिए होता है जिससे कि यू कैन फील अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड, right? Your brain waves can synchronize with the music and then you can concentrate upon the study. तो ब्रेन म्यूजिक जो होता है या बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो आपको पॉजिटिव इमोशंस प्रोवाइड करता है. नंबर 2, ह्यूमर. अगर आप ह्यूमर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट एक्चुअली गिव्स यू अ सूदिंग एक्सपीरियंस. एंड नंबर 3 इज द मेडिटेशन. सो मेडिटेशन एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस, केवल वर्क की बात नहीं है, अगर आप पॉजिटिव इमोशंस अपने घर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इन मेथड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. Coming to the next question. Credibility is determined by two main factors which include and the correct answer is plausibility and source of claim. प्लॉजिबल का मतलब होता है जो कि प्रोबेबल हो या जिसकी कोई संभावना हो होने की, या फिर जो रीजनेबल हो, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल, राइट? सो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी बेसिकली आपकी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. प्लॉजिबिलिटी यानी उसके अंदर कुछ सच्चाई हो, उसके अंदर कुछ रीजनेबिलिटी हो. एंड नंबर 2, सोर्स ऑफ क्लेम. आपके क्लेम का सोर्स क्या है. अगर आपका सोर्स क्रेडिबल है तो आपकी इंफॉर्मेशन भी क्रेडिबल होगी. अगर आपका सोर्स क्रेडिबल नहीं है तो आपकी इंफॉर्मेशन भी क्रेडिबल नहीं होगी. तो प्लॉजिबिलिटी एंड सोर्स ऑफ क्लेम, दो चीजों के ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग योर resume. One of your friends suggested you a book named History of CVs. While reading the book you are dealing with. And the correct option is irrelevant information. देखिए, relevant और irrelevant information का मतलब क्या होता है. जब आपके हाथ में कोई टॉपिक होता है या जिस टॉपिक के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं, जब आप उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. लेकिन आपके हाथ में टॉपिक कुछ और है और अगर आप पढ़ कुछ और रहे हैं, इन दैट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड ग्रैबिंग और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. रेलेवेंस और इररिलेवेंस जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं. जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है या जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसी चीज के बारे में और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो कहलाता है रेलेवेंस. और अगर आप उससे डिफरेंट
एरिया के बारे में कोई टॉपिक इंटरेस्ट कर रहे हैं, उससे डिफरेंट एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको रेज्यूमे बनाना है, लेकिन आप हिस्ट्री ऑफ सीवीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री पढ़ने से आप सीवी बनाने में या रेज्यूमे बनाने में आपको कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। सो हियर इट इज इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर डीलिंग विद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड क्रिटिकल in critical thinking refers to, and the correct answer is using careful judgment or judicious evaluation। यानी क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिकल का मतलब क्या है, थिंकिंग का मतलब तो चलो समझ में आता है, क्रिटिकल का मतलब क्या है? क्रिटिकल का मतलब है कि आप अपने जजमेंट को एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्तित्व के साथ जो है यूज करें, ठीक है। आप अपनी जुडिशियस का मतलब होता है लाइक जब आप व्हेन यू आर बिकमिंग वेरी इंटेलिजेंट और वेरी स्मार्ट इन टेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो आपका जो जजमेंट है दैट शुड बी लाइक जुडिशियस और योर इवैल्यूएशन शुड बी वेरी मच जुडिशियस। तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप सोच समझ के निर्णय लें अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, और तब जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, critical thinking concerns, and the right answer is determining the quality of our beliefs। यानी आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपके विचारों की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, या वो आपके विचारों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है आपके विचारों से पूरी तरीके से इम्पैक्ट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you are most likely to let your self-interest get in the way of clear thinking when you and the correct answer is have a personal stake in the conclusions you reach। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके कंक्लूजन में या जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उस डिसीजन में आपका कोई पर्सनल स्टेक या पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तभी आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्लियर थिंकिंग में आने देंगे। यानी आपका जो इंटरेस्ट अगर आपके कंक्लूजन में हुआ या कंक्लूजन आपको कोई बेनिफिट पहुंचाने वाला है, तो आप हमेशा एक बाइस्ड डिसीजन लेंगे या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्लियर थिंकिंग के रास्ते में आने देंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि क्लियर थिंकिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सेल्फ इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व हो। अगर सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो क्लियर थिंकिंग कभी नहीं हो सकती, क्रिटिकल थिंकिंग कभी नहीं हो सकती, ठीक है। Psychologists have long known that a great deal of what we experience is and the correct answer is fabricated by our minds। साइकोलॉजिस्ट ये बात बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं अपने रिसर्च के माध्यम से कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस होता है या मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो हमारे माइंड के द्वारा बनाई गई होती है। यानी हमारा माइंड खुद से फैब्रिकेट करता है हमारे एक्सपीरियंस को, क्योंकि एक ही इवेंट के लिए एक व्यक्ति खुश फील करता है, एक व्यक्ति दुखी फील करता है, तो दोनों की दोनों एक्सपीरियंसेस सही तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो दोनों एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारा माइंड क्रिएट करता है। इट मींस वी हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर रिएक्शन और वी हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर you can say like control our experiences also। Coming to the next question, the worst approach to gauging the reliability of news resources is to and the correct answer is rely only on the news sources that reinforce our existing views। देखिए, अगर आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं और उस न्यूज का जो रिलेशन है वो आपकी बिलीफ से है, आप पहले से ही बात मानते हैं कि हाँ ठीक है स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाला है, आप इसको सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप अचानक से न्यूज पढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर किसी ने आपको न्यूज दी ये वाली कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर चुका है, देन you will suddenly believe it। Why? Because it is in, you can say, connection with the belief which you have already
गॉट इन योर माइंड। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज पहले से सेट होती है तो ऐसी न्यूज को आप बिलीव करने के ज्यादा चांसेस रखते हैं, लेकिन ये सबसे वर्स्ट अप्रोच होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी न्यूज की रिलायबिलिटी को गेज करने का तरीका ये है कि आप जो न्यूज आपको दिखाई दे रही है आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक करें। आप उसको केवल इस वजह से विश्वास ना कर लें कि आप उसको थोड़ा सा पहले से ये मान के बैठे हुए थे कि ये तो इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। तो रिलाइंग ऑन द न्यूज सोर्स दैट रीइंफोर्स योर एग्जिस्टिंग व्यू, यानी आपके एग्जिस्टिंग व्यूज को रीइंफोर्स करने वाली न्यूज पे कभी एकदम से विश्वास मत कीजिए, हमेशा उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्लेम कॉन्फ्लिक्ट्स विद आवर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वी हैव गुड रीजन टू। And the correct answer is doubt it. अगर आपने क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट की है और आपका जो आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है फ्यूचर में कभी, और वो आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है, देन यू शुड डाउट इट, बिकॉज जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है दैट इज द इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स, राइट। तो उस इंफॉर्मेशन से अगर आपकी कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं हो पाती है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट करती है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको डाउट करें। अभी हमने देखा था ना, क्रिटिकल थिंकर के लिए स्केप्टिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल एक्सपीरियंस दो जनरली रिलायबल इज। And the correct answer is infallible. Infallible का मतलब ये होता है जो कभी फेल ना हो सके। अब सिंपल सी बात ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस को हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस कभी भी इनफैलिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह सकता है कि आप जब भी कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट कैन फेल ऑल्सो। आपके केस में हो सकता है कि आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज हो जाए और आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाने लगें। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आ रहा है, सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज फॉलेबल, राइट। तो यहाँ पे भी यही वही क्वेश्चन है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि वो जनरली रिलायबल होता है, बट इट इज नॉट इनफॉलेबल, ओके। Experts are more likely to be right because they have access to more information on the subject than we do, and because, what can be the other reason? Please pick out the right answer. And the correct answer is they are better at judging the information than we are. जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास केवल दो ही क्वालिटीज होती हैं। पहली चीज, उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है हमारे कंपैरिजन में, और दूसरी बात कि वो इंफॉर्मेशन को जज करने में ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू अस। We are guilty of hasty generalization whenever we draw a conclusion about a target group based on. हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम जल्दी ही एकदम से या फिर तेजी से किसी चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड द राइट आंसर इज इनएडुक्वेट सैंपल साइज। हमेशा याद रखिएगा, सैंपल साइज का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी चीज को जनरलाइज करते हैं तो उसका एक सिंपल प्रोसेस होता है कि जब कोई चीज बार बार एक ही तरीके से हो रही हो या फिर बहुत सारे लोग एक ही तरीके से कर रहे हो तो हम उसको जनरलाइज वे कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने केवल 3 या 4 लोगों के करने से ये मान लिया कि सभी लोग इसी तरीके से करते हैं, तो आपका जो सैंपल साइज है ना, जिसमें केवल 4 लोग हैं, वो बहुत छोटा है। कम से कम आप 100 लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस लीजिए, तब जाके आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका सैंपल साइज बहुत ही इनएडिक्वेट है तो आप एक हैस्टी जनरलाइजेशन के अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। If there is some way to determine whether a theory is true or false, it is said to be. And the correct answer is testable. अगर एक थ्योरी को हम किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसको बोल सकते हैं टेस्टेबल थ्योरी। इट इज वेरी सिंपल।
A theory that fits with our established beliefs is. And the correct answer is conservative. अगर हम एक ऐसी थ्योरी देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एस्टेब्लिश्ड बिलीफ से बिलोंग करती हो, तो ऐसी थ्योरी को हम कंजर्वेटिव थ्योरी बोलते हैं. साइंटिफिक इंक्वायरी बिगिंस विथ. And the right answer is a problem to solve or a question to answer. एक साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए आपके पास एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम का होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को लेके अपनी इंक्वायरी शुरू कर देंगे या आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव या गोल है नहीं और आपने इंक्वायरी शुरू कर दी. तो साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए आपका एक क्वेश्चन या फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मॉरल थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन. And the correct answer is what makes an action right or what makes a person good. Morality का मतलब क्या होता है? Righteousness and goodness. तो जब आप कभी भी moral theory की बात करते हैं तो moral theory हमेशा explain करती है कि आपका जो action है वो right है कि नहीं है या फिर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं है. ठीक है, तो morality जहाँ पे भी होगी वहां पे अच्छाई से related होगी या फिर righteousness से related होगी. The next question is, the statements backed by good reasons are. And the right answer is worthy of strong acceptance. अगर आपके पास कुछ ऐसे statements हैं जिनके पीछे good reasons हैं या फिर logics हैं, आप उनको strongly accept कर सकते हैं. They are worthy of a strong acceptance. Next question. Which of the following best describes the concept of heuristics? Heuristics के concept को सही तरीके से कौन describe करता है? कौन सा statement इनमें से describe करता है? And the correct answer is rules of thumb based on actions and behaviors that have worked for us in the past. यानी बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो रूल्स बन जाते हैं उनको हम रूल्स ऑफ थंब बोलते हैं. रूल्स ऑफ थंब वो रूल्स होते हैं जो कहीं पे लिखे हुए नहीं होते बट वो एक्सपीरियंस से हम गेन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे रूल ऑफ थंब होता है कि लाइक आप खड़े होके पानी नहीं पिएंगे. ठीक है, तो वो एक रूल ऑफ थंब है. या फिर आप जो है जब सड़क क्रॉस करते हैं तो आप भाग के रोड क्रॉस नहीं करेंगे बिकॉज दैट में लीड टू सर्टेन एक्सीडेंट्स. तो ये एक रूल ऑफ थंब है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये एक रूल ऑफ थंब है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a feature in the PURR acronym used to structure a thinking session? अगर आप एक थिंकिंग सेशन को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो PURR नाम का एक एक्रोनियम यूज करते हैं हम. इस एक्रोनियम का फुल फॉर्म क्या है या फिर इस एक्रोनियम में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? And the correct answer is reject is not a feature of PURR acronym. Then what are the features? PURR का मतलब होता है prepare, undertake, record and return. So always remember, reject is not a part of it. Which of the following statements best describes best practice of the use of visual aids in presentations? Presentations में visual aid को represent करने का best तरीका कौन सा होता है? And the correct option is use of graph and figures, use of bullet points for different concepts. Always remember whenever you are giving a presentation, एक presentation में आपका text बहुत सारा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने पूरी slide को text से fill किया हुआ है. ठीक है, तो आप bullet points use कीजिए या फिर आप graphs and figures use कीजिए. That is considered to be the best way of using the visual aids. The next question. Biases are shortcuts in our thinking. Which collective term best describes both conscious and unconscious bias?
And the correct option is cognitive bias. I have already shared some information about cognitive bias. Cognitive bias वो bias होते हैं जो हम अपने mind में पहले से कुछ चीजें सोच के बैठे होते हैं, right? तो both conscious और unconscious दोनों तरह के bias इसके अंदर आते हैं. So that's all for today, my dear students. Thank you so much for watching and listening. I hope कि आप लोग इन questions के through कुछ सीख पा रहे होंगे. So this was the last video of this lecture series, Unit 5. इसके बाद भी मैं आपके लिए कुछ videos जरूर create करूंगा. अगर आप कुछ information या कुछ content videos के form में चाहते हैं, then you can tell me in the comment box or you can simply message me on WhatsApp or Telegram. So once again, thank you so much. All the very best for your examination. अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस देने के लिए हैं. पूरी तरीके से ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं आपके लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में. ऑलराइट, सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.